नहीं, कल और पिछले एक दो दिन से हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपको पता है कि वो है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और आज उम्मीद करते हैं कि हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ये हमें पता है कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज दे सकती है। सबसे पहली बात जो है वो हमने पढ़ा कि ये हमें रिलायबिलिटी दे सकती है। रिलायबिलिटी का मतलब इस केस में लिया गया हुआ है कि रिलायबिलिटी का मतलब है ऑर्डर डिलीवरी। और नंबर टू जो रिलायबिलिटी में हमने कल भी देखा, दैट इज दी कि अगर लॉस भी है तो गारंटीड डिलीवरी इंश्योर करे। इसके अलावा नंबर टू चीज जो हमने पढ़ी कि फ्लो कंट्रोल दे। इसके अलावा हमने कहा कि ये मल्टीप्लेक्सिंग दे, हमने कहा कि ये डीमल्टीप्लेक्सिंग दे। इसके अलावा इसमें हमने दो में रख लिया इसलिए आपके एक पॉइंट कम हो गया, लेकिन डजेंट मैटर। मकसद ये कि चीजों को समझ आए। इसके अलावा ये एरर का डिटेक्शन का भी एक वीक प्रोसेस रन करता है। एरर डिटेक्शन को भी बाय यूजिंग द चेकसम ये इंप्लीमेंट करवाता है। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन। अब कल भी हमने इस पे देखा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्लो को कंट्रोल किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लो को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपसे मुराद सोर्स अगर अपनी ट्रैफिक को कम या ज्यादा नहीं करता, तो डेस्टिनेशन उस पैकेट को, अगर वो इस काबिल नहीं है, आप ज्यादा भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक टीचर है, वो 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ा देता है, तो लाजमी तौर पे स्टूडेंट 4 चैप्टर एक दिन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो ड्रॉप हो जाएगा सब कुछ भी नहीं उनके समझ में आएगा। ठीक है ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने यहाँ पे बात की कि या तो उसको डेस्टिनेशन रोक देगी, या उसको जो आपका नेटवर्क है वो जाया कर देगा। कैसे? यहाँ पे कंजेशन आ जाएगी, यहाँ पे कंजेशन आ जाएगी, और कंजेशन की वजह से जो आप एक्स्ट्रा चीजें भेज रहे हैं, ज्यादा ट्रैफिक भेज रहे हैं, वो ट्रैफिक गिरना शुरू हो जाएगी। अगेन इट इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है रफी? तो अगर इससे बेहतर ये नहीं है कि आप, और लाजमी तौर पे आपकी बैंडविड्थ भी जाया हुई, क्योंकि बैंडविड्थ ने तो इस्तेमाल हो गया। इवन अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच गया और फिर यहाँ पे गिर गया, तो आपने सारा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फायदा कुछ भी नहीं लिया। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये फ्लो कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीसीपी/आईपी सूट। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है? हमने कहा कि जनाब ये प्रोसेस जब आपका 3 वे हैंडशेक हो रहा होता है, उस दौरान ये डिसाइड होता है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन कि भाई विंडो साइज क्या होगा। तो 16 बिट के अंदर ये वैल्यू निगोशिएट हो जाती है। हमने कल एज्यूम किया था कि लेट करेंगे जी, इसका मतलब है कि 10,000 का नंबर दोनों के दरमियान एग्रीड अपॉन हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हरगिज कि अगर आपने एक दफा एग्रीमेंट कर दिया तो बस ये एग्रीमेंट फॉर एवर है। नहीं, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन ये बढ़ भी सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, और ये कम भी किया जा सकता है। ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर डेस्टिनेशन समझता है कि फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट जो है वो डेस्टिनेशन करता है, जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर मिसाल के तौर पे आपके घर पे पानी आ रहा है, तो कौन उसको कम और ज्यादा करता है? डेस्टिनेशन। आप उस टैप के जरिए आप पानी को कम या ज्यादा, या गैस को तेज या कम, या इवन फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी? इज देयर एनी क्वेश्चन? Nasir, Noor, is there any question? No, sir. Okay. Okay, so let's continue then. तो हम बात कर रहे थे कि बाय यूजिंग दिस विंडो साइज, डेस्टिनेशन जो है, अगर ये लेट करो कि डेस्टिनेशन है, ये लेट करो कि सोर्स है, तो डेस्टिनेशन अगर इनिशियली 10,000 के ऊपर उनकी आपस में निगोशिएशन कामयाब हुई, बाद में उसको 5,000 करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम ये समझें कि इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है कि सोर्स इतने पैकेट्स, इतने बाइट्स, नॉट पैकेट सॉरी, इतने बाइट्स भेजेगी डेस्टिनेशन की तरफ। मिसाल के तौर पे ज्यूम कर लेते हैं कि हर एक सेगमेंट जो है 2000 बाइट्स का है। इसका मतलब वो 5 सेगमेंट्स भेज सकता है बगैर एक्नॉलेजमेंट के लिए। लेकिन अगर 5 पैकेट आपने 5 सेगमेंट भेज दिया, आपका 10,000 का नंबर पूरा हो गया, ये देखिए जी चौथा और ये पांचवा पूरा हो गया। अब ये अगला सेगमेंट नहीं भेज सकता जब तक कि डेस्टिनेशन उसको एक्नॉलेज ना करे। अब जो ही उसने एक्नॉलेज किया, आप अगले 10,000 के लिए ऑथोराइज हो गए। बात समझ आ गई? लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपका 10,000 के ऊपर निगोशिएशन कामयाब हुई है तो आप 10,000 ही भेजें तब आपको डेस्टिनेशन जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। नहीं, अगर वो समझती है कि 2 के बाद वो आप एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहे तो भेज दे। इसका मतलब है कि उसको अगले 10,000 की इजाजत मिल गई। तो यूं उसने 2,000 4,000 भेज दिए थे, पहले उसकी 10,000 की थी, 4,000 भेज दिए, अगले 10,000 के लिए और मिल गया, यानी अब 14,000 तक वो भेज सकता है। उसने अगले ही पैकेट के बाद आप दोबारा भेज देते हैं, अगले 2,000 के बाद या 1,000 के बाद आपको अगले 10,000 के लिए और। लेकिन अगर आप नहीं भेजते तो वो इसके बाद वो क्या हो जाएगा, हेल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, उसके फ्लो को कंट्रोल कर दिया, चेक कर दिया है। इसको ट्रैफिक शेपिंग भी कहते हैं, ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक की शेप बदल जाएगी, पहले एक के बाद दूसरा पैकेट आ रहा था, अब जब तक कि वो एक्नॉलेज नहीं देता, गैप रहेगा, तो आपने ट्रैफिक को क्या कर दिया, उसकी शक्ल को बदल दिया है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक शेपिंग एज वेल। कुछ बात समझ आ रही है जी? एनी क्वेश्चन? क्यों साहिब, कोई क्वेश्चन है? इसके अलावा मैंने कल एक और टर्म भी एक्सप्लेन की थी जिसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एमएसएस। ठीक है, एक टर्म है एमएसएस और एक टर्म है तो अगर हम इस एमएसएस की बात कर रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। एमएसएस का कहलाता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एमएसएस। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेटा लिंक लेयर है वो कितने बाइट्स बर्दाश्त कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इससे पहले आईपी का हेडर एक दफा फिर दिखाना चाहूं, आईपी हेडर, IPv4 हेडर फॉर एग्जांपल, तो ये है आपका IPv4 का हेडर जो आपको भी कुछ देर में, कुछ सेकंड्स में आपकी स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए जी। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा तो इसको ले लेते हैं। ये अब क्लियर नजर आ रहा है जी? आ रहा है नजर? आप में से कोई बता सकता है कि कितना लेंथ हो सकता है एट दिस लेयर? एरर का लेंथ नहीं, डेटा का लेंथ। 20 बाइट तो हेडर का लेंथ है, पूरे आईपी डेटाग्राम का लेंथ कितना हो सकता है? जनाब बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और है। हमने ये इसका हेडर इसलिए पढ़ा था कि इसमें ये फील्ड है टोटल लेंथ, नजर आ रहा है? और ये कितने बिट का है? 16 बिट का।
कितने बिट का है? तो इसका मतलब है कि 2 पावर 16 लेंथ हो सकता है। आपके आईपी डेटाग्राम का लेंथ 2 पावर 16 विच इज 65,535। बीच में से माइनस कर लो इसका लेंथ को जो 20 बाइट है। इसका मतलब है कि 65,535 से 20 माइनस कर लो तो 15 बाइट्स का आपका IPv4 का कंप्लीट आईपी डेटाग्राम हो सकता है। एग्री? लेकिन हमने इस लेयर को आपकी LLC लेयर बताती है कि जी आप 65,000 इज अराउंड 65 किलो। 65 किलो कोई भी टेक्नोलॉजी नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर ईथरनेट है तो ये 1518 बाइट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपका ये है वाईफाई है तो 2300 बाइट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती रफली। तो इसके मुताबिक अपर लेयर को बताया जाएगा। अब अपर लेयर की ये ट्रांसपोर्ट लेयर है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को तो ऊपर से चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे MSS इसलिए डिफाइन किया गया, MSS इसलिए डिफाइन किया गया, ये आपको नजर आ रहा है, MSS इसलिए डिफाइन किया गया ताकि जो इंस्ट्रक्शन नीचे से आई है उसके मुताबिक उससे ज्यादा का किसी सूरत भी, जैसे अब आपको यहां नजर आ रहा है कि इन्होंने मैक्सिमम के ऊपर अपनी बात की हुई है विच इज 1460 बाइट्स। यही नजर आ रहा है ना? क्यों उसने 1460 का? जबकि इजाजत तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये इथरनेट नेटवर्क है तो इजाजत तो 1518 बाइट्स की है। जी क्या ख्याल है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि इस 1518 में 18 बाइट जो हैं वो आपके मैक लेयर के हैं, आपके डेटा लिंक लेयर के हैं, तो वो माइनस होंगे। 1518 में से 18 इसके होंगे। इसके अलावा 20 बाइट्स का आईपी का हेडर होगा, 20 बाइट्स का टीसीपी का हेडर होगा, आईपी का हेडर होगा। तो टोटल कितने हो गए? 58। तो आप इसमें से 58 माइनस कर लें तो 0, 11 में से 6, 1460 नहीं आ रहा। इसलिए ये 1460 की वैल्यू यहां पे आपको नजर आ रही है। इंशाल्लाह गलत है लेकिन लाजमी नहीं। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका ये ब्लूटूथ है तो उसकी ये 1518 की लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट कुछ और है। अगर ये पॉइंट टू पॉइंट है तो उसकी अपनी लिमिट है। तो लुकिंग, और इसलिए LLC लेयर को बनाया गया कि वो बताए कि किसके जरिए ये डेटा जाएगा। उसके मुताबिक MSS को इतने, इससे ज्यादा बाइट किसी सूरत भी आईपी को ना दिए जाए। अल्दो जगह तो वहां पे 65,000 के लिए है, लेकिन अगर आपका इथरनेट है और वो भी क्लासिकल इथरनेट है तो आपको ऊपर से 1560 से ज्यादा कभी भी नहीं दिए जाए। सॉरी 1560 नहीं, 1460। क्लियर होगी मेरी बात? और जो यहां से इसको तो MSS कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? MTU। जो ये वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम सेगमेंट साइज, MSS। और जो आपकी डेटा लिंक लेयर भेजने के काबिल है मैक्सिमम, उसको कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। बात समझ आई? दोनों में फर्क समझ आ गया कि कल अगर आपको कोई कहता है कि MSS और MTU क्या है तो सिंपल उसे कह दें कि MSS इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शन characteristic a parameter while MTU is a data link layer bytes, maximum number of bytes that can be given to the physical layer. समझ आ गए? कोई क्वेश्चन? So a common
MSS is 1460 bytes when you are using IP version 4. The host determines the value of its MSS field by subtracting, जैसे मैंने अभी बताया, by subtracting the IP and the TCP header from the Ethernet maximum transmission unit, which is 1500 bytes. 1500 में से 40 निकाल दें तो you get 1460 MSS, maximum segment size. Clear हो गया? Then is the congestion avoidance. सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम ये देखें कि कंजेशन कहते किसे हैं, और फिर देखें कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखें कि कंजेशन है क्या। जब बफर किसी राउटर का, मशीन का फुल हो जाए और पैकेट्स ड्रॉप होना, न्यू कमिंग पैकेट्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएं, तो इस अमल को कहते हैं कंजेशन। ठीक है। जबकि कंटेंशन की जो टर्म है वो डिफरेंट है, वो आप रिसोर्सेज के लिए कंटेंट करते हैं, इसको कहते हैं कंटेंशन। लेकिन यहां पे मकसद क्या है? कंजेशन। जैसे मिसाल के तौर पे कंटेंशन की एग्जांपल ये है कि अगर लेट करें ये आपका एक ऑप्टिकल रूटर है, आगे आपको लेट करें मल्टीपल वेवलेंथ्स अवेलेबल हैं, लेट करो 100 वेवलेंथ अवेलेबल हैं, आपने इसमें से जो वेवलेंथ आपको चाहिए वो वेवलेंथ नंबर 50 है। आप यहां जब पहुंचे तो वेवलेंथ 50 किसी और ने इस्तेमाल किया था, तो आप उसके साथ कंटेंट करेंगे कि जी मुझे ये चाहिए, और अगर नहीं होगा तो या तो आप अपना वेवलेंथ चेंज करेंगे या आप ड्रॉप हो जाएंगे या बफर हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो यहां पे हमारा वो है कि कंजेशन है, और कंजेशन जैसे मैंने भी आपको कहा था कि एक तो ट्रैफिक को शेप करता है डेस्टिनेशन, लेकिन आपके जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं वो भी इस ट्रैफिक को शेप कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपका राउटर है, ये आपका राउटर है, और इस राउटर को ट्रैफिक आ रही है, तो ये क्या करेगा? अगर इसका लाजमी तौर पे ट्रैफिक अगर ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा का मतलब ये होता है कि एक या तो पैकेट की साइज बड़ा है, या उन पैकेटों के दरमियान जो फासला है जिसको इंटर अराइवल टाइम कहते हैं वो छोटा है, एक के बाद दूसरा जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक है ना? बात समझ आ गई? अब उसकी वजह से इसका बफर फुल हो सकता है, और अगर बफर फुल होता है तो पैकेट गिरना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इस राउटर का फर्ज बनता है कि इसमें जो ICMP वर्जन 4 या 6 है वो जवाब दे कि जी आपका पैकेट, क्योंकि मेरा बफर में कंजेशन आ गई थी, मैं कंजेशन में चला गया हूं, मैंने आपका पैकेट आगे नहीं भेजा बल्कि ड्रॉप कर दिया है। तो जब ये इंफॉर्मेशन सोर्स के पास आएगी तो वो पहले अगर बड़े बड़े पैकेट भेज रहा था तो पैकेट छोटे कर देगा, या पैकेट के दरमियान डिस्टेंस यानी इंटर अराइवल टाइम या इंटर डिपार्चर टाइम इंक्रीज कर देगा। और जब ये इंटर डिपार्चर टाइम इंक्रीज हो गया तो पहले अगर लेट करेंगे एक सेकंड में लेट इट बी 1 गीग भेज रहा था, अब ये 1 मैग भेज रहा है फॉर एग्जांपल, 10 टाइम इसने अपने आप को कम कर दिया है, 100 टाइम इसने अपने आप को कम कर दिया है। तो ट्रैफिक क्या हो गई? शेप हो गई। एक होता है पुलिसिंग और एक होता है शेपिंग। तो दिस इज शेपिंग नॉट पुलिसिंग। क्लियर है एवरीवन? तो जेंटलमैन यहां पे भी यही चीज दिखाई गई है कि आप सोर्स ने पैकेट भेजे 1 2 3 4, ए ने पैकेट भेजे 1 2 3 4, लेकिन उसके बाद में 2 और 3 नहीं पहुंचा, 2 और 3 नहीं पहुंचा। तो अब इसका मतलब सिर्फ 1 पहुंचा है साहेब, सिर्फ 1 पहुंचा है।
तो क्या होगा, ये उसको एक्नॉलेज, इसको एक्नॉलेज नहीं करेगा, 4 को, 4 ऑल तो इसको मिला है, ये इसको नहीं एक्नॉलेज करेगा, बल्कि ये 2 एक्नॉलेजमेंट में भेजेगा। और मैंने कल ये क्लियर किया कि ये 1 2 3 4 नहीं होता, ये जितना उस सेगमेंट में नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं उस नंबर ऑफ बाइट से इंक्रीज होता है। लेकिन समझाने के लिए या सीखने के लिए आसान ये है कि आप बाइट नंबर की बजाय सेगमेंट नंबर लगा ले ताकि समझ आ जाए। तो अब ये किसको एक्नॉलेज करेगा, ये 2 को एक्नॉलेज कर रहा है। किसको एक्नॉलेज कर रहा है, 2 को एक्नॉलेज कर रहा है। इसका मतलब है कि मुझे 2 से दोबारा भेजो। देखिए इसने 2 भी भेज दिया, 3 भी भेज दिया, 4 भी, तो 4 को मिला हुआ है, 4 भी इसने दोबारा भेजा। इस अमल को कहते हैं रीट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, रीट्रांसमिशन। और इस किस्म की एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट जी। यहाँ पे क्योंकि मिसाल हम इसको थोड़ा बदल लेते हैं और फिर आपको ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एज्यूम कर लें कि ये आपका सोर्स है ग्रीन और ये आपका डेस्टिनेशन है। आप ग्रीन ने ग्रीन पैकेट भेजा, 1 पहला पैकेट, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, पांचवा सेगमेंट भेजा, लेकिन ये रास्ते में गिर गया। छठा सेगमेंट भी भेजा क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि इसने गिरना है, इसने छठा और सातवां भी भेज दिया जो कि पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। लेकिन क्योंकि 1 2 3 4 और 5 जो है वो नहीं पहुंचा, तो ये यहां से इसको, ये इसको यहां से दोबारा 5 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट 5 का मतलब है कि आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू नंबर 5, आई हैवंट रिसीव्ड 5। ये 6 और 7 की बात नहीं करेगा। तो यहां से दोबारा जो ग्रीन है, ग्रीन जो है ये दोबारा 5 भेजेगा, 6 भेजेगा, 7 भेजेगा, 8 भेजेगा एंड सो ऑन। तो इस 5 का मकसद यहाँ पे एक्नॉलेज करने का मतलब है कि ऊपर के 4 जो है वो मुझे मिल चुके, इसलिए इसको कहते हैं कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है? okay. तो यहाँ पे आपको जो चीज दिखाई गई कि इस एमएसएस के अंदर कि यहाँ पे आपका टीसीपी का 20 बाइट्स है, यहाँ आपके आईपी के 20 बाइट्स हैं, यहाँ पे आपके इथरनेट के 14 बाइट्स हैं, यहाँ पे आपके इथरनेट के हेडर है और यहाँ पे आपके इथरनेट का ट्रेलर है 4 बाइट्स का। तो टोटल अगर आप कर लें तो यही जो मैंने अभी 58 बाइट निकाले थे, ये 58 रह जाते हैं, निकल जाएं तो इसकी वैल्यू जो है 1460 बच जाती है। क्लियर एवरीवन? अब हम आसान से टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और इस 3 मॉड्यूल्स का जो कि 12 13 14 है उनका भी आखिरी टॉपिक है, विच इज अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था टीसीपी कम्युनिकेशन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द टीसीपी कम्युनिकेशन। अब हमारा आखिरी टॉपिक है यूडीपी कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि दोनों टीसीपी और यूडीपी जो हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं और ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में से किसको इस्तेमाल करती है। और मोस्टली जिसके लिए आपने अपना प्रोटोकॉल, अपनी एप्लीकेशन लिख देते हैं कि जी इट विल बी यूजिंग यूडीपी, इट विल ऑलवेज बी यूजिंग यूडीपी। अगर आप इसको लिख देते हैं कि जी इट विल बी यूजिंग टीसीपी, इट विल ऑलवेज बी यूजिंग टीसीपी। अब लाजमी तौर पे के दोनों ही वैलिड है। अब ये नहीं कह सकते कि जी ये खराब है ये अच्छा है, हर एक की अपनी रिक्वायर, अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी टीसीपी रिलायबिलिटी देता है, बिल्कुल देता है जी। रिलायबिलिटी में आपने कहा ऑर्डर डिलीवरी और गारंटीड डिलीवरी। आपने कहा कि जी ये देता है फ्लो कंट्रोल। आपने कहा कि ये देता है मल्टीप्लेक्सिंग।
ये देता है डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये देता है, और क्या देता है, एरर डिटेक्शन। यानी जस्ट क्योंकि थोड़ा सा वो है, अगर हम आपके सामने अगर हम आपके सामने रख दें आपका टीसीपी का हेडर, तो आप मुझे बताएंगे कि हर एक से एक एक सवाल ले लेते हैं। हर एक से एक एक का वो ले लेते हैं कि ऑर्डर डिलीवरी अगर आपको चाहिए, कौन सा आपका, आप समझते हैं कि आपके हेडर के अंदर कौन सा फील्ड है जो कि आपकी ऑर्डर डिलीवरी में आपको मददगार होगा। सीक्वेंस नंबर। इसको देख के डेस्टिनेशन जो अपने आप को सीक्वेंस, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था कि डेस्टिनेशन की एप्लीकेशन मानती है कि जिस ऑर्डर में पैकेट्स या बाइट्स जनरेट हुए हैं उसी ऑर्डर में मुझे दो, लेकिन नेटवर्क इस किस्म की कोई गारंटी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसमें हो सकता है कि जो पहला पैकेट है वो आखिर में पहुंचे और जो आखिरी वाला है वो पहले पहुंच जाए, क्योंकि मल्टीपल वेज है, मल्टीपल रास्ते हैं और हर एक की अपनी अपनी बैंडविड्थ है। किसी पाथ की बैंडविड्थ ज्यादा है, किसी की कम है, किसी का डिले ज्यादा है, किसी का कम है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है जो पहला पैकेट भेजा वो पहले पहले बाइट जो जनरेट हुआ पहले ही पहुंचेंगे, नो। टीसीपी उनको सीक्वेंस नंबर की मदद से ऑर्डर करेगा, ठीक है। देन इज दी, ये जो हमने कहा गारंटीड डिलीवरी, ये कौन कराएगा? एक्नॉलेजमेंट। आपने जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं की उसको रिट्रांसमिट किया जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। इसलिए छोटी सी रिवीजन है। फ्लो कंट्रोल कौन करवाएगा? विंडो साइज। मल्टीप्लेक्सिंग कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? पोर्ट नंबर। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कौन करवाएगा? पोर्ट नंबर। एरर डिटेक्शन कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? चेकसम। सीआरसी करवाएगा। किसने कहा सीआरसी? तो अगर हम दोबारा चले जाएं थोड़ी सी देर के लिए, जी, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, दोबारा आपको इसका हेडर दिखा दूं, तो आपको यहाँ पे चेकसम नजर आ रहा होगा, ये 16 बिट का चेकसम नजर आ रहा है, सीआरसी नहीं, ठीक है। तो चेकसम इज राइट आंसर। ओके। अब अगर मैं आपको ये कहूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका यूडीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, तो ये इनमें से ना ये करता है ना ये करता है, बस सिर्फ ये करता है। इसका मतलब जब ये ने कहा ये नहीं करता, तो इसका मतलब ना ये करता है ना ये करता है। बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेकिन ये नहीं करता। सिर्फ आप अभी आपने इसका भी वो देखा हुआ है, हेडर दोबारा दिखा रहा हूं, ये जी इसका हेडर। सिर्फ सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट क्या करेगा? मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। और चेकसम है क्या करेगा? एरर डिटेक्शन, बस। इसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने ये तीन छोड़ दिए। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट तीन टास्क हैं, गारंटी डिलीवरी की या ऑर्डर डिलीवरी की या फ्लो कंट्रोल करने की, ये वो नहीं करवा सकता। इसके अलावा ये कनेक्शन ओरिएंटेड है,
ये कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने भूल गए, कनेक्शन ओरिएंटेड है। और इस कनेक्शन ओरिएंटेड में आपने पढ़ा है कि सिंक और एक्नॉलेजमेंट का और फिन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पे वो जो 6 फ्लैग्स हमने कल दोबारा भी रिवाइज किए थे, उनमें से कोई भी फ्लैग यहाँ नहीं है, इसलिए ये काम भी नहीं करता, बल्कि कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है। बात समझ आ रही? ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें अब, तो अगर ये डिवाइसेस जो हैं, अगर हम कहें कि जी, अब आप कहेंगे कि जी अगर ये काम ही नहीं करता तो फायदा क्या? सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका हेडर जो है 20 बाइट्स का है, जबकि इसका हेडर अभी आपने देखा सिर्फ 8 बाइट्स का है। तो अगर आपका डेटा स्मॉल है, अगर आपका डेटा स्मॉल है, मिसाल के तौर पे आप डीएचसीपी से बात कर रहे हैं, तो आप डीएचसीपी को क्या कह रहे हो? दौरा कर रहे हो उसके साथ, उसको रिक्वेस्ट भेजते हो, पहले डिस्कवर करते हो, ऑफर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एक्नॉलेज हो जाता है, छोटे पैकेट्स हैं। अब छोटे मिसाल के तौर पे अगर 10 बाइट का ये पैकेट है, तो इसके साथ 20 बाइट की एक्स्ट्रा लगाना, ये तो वही बात होगी, एक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के साथ अगर 20 गाड़ियां, पीछे 20 गाड़ियां, ये तो कोई तरीका ना हुआ, लॉस है। 10 बाइट जा रही है यूजफुल और 20 बाइट जा रही है अनयूजफुल। तो जब छोटी ट्रैफिक है तो बेहतर है कि उसके साथ छोटा हेडर लगाओ। तो इस केस में एक किसकी वो है। दूसरा, लाजमी तौर पे जब 20 बाइट्स जाएंगे, प्रोसेस होंगे, तो स्लो है, आपको फास्ट चाहिए, जो कि तमाम आपकी रियल टाइम ट्रैफिक यही आपसे मांगती है। मिसाल के तौर पे वॉइस ओवर आईपी है, वीडियो ओवर आईपी है, स्ट्रीमिंग वीडियो है, तमाम के तमाम ये रियल टाइम है। एक मैंने आपको अभी डीएचसीपी की एग्जांपल दी, दूसरी डीएनएस की। क्या कह रहे होते हो? ये यूआरएल लो, आईपी दो, छोटा डेटा, व्हाई नॉट यूडीपी? इसलिए ना यूडीपी बुरा है ना टीसीपी बुरा है, आपकी अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट देखनी है और उसके मुताबिक डिसाइड करना। हाँ, सबसे बड़ी जो बुरी बात है कि जनाब ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी ऑर्डर की जरूरत है, तो अपनी एप्लीकेशन को महारत दे दें कि जी तुम ये काम करो, मैं यूडीपी नहीं कर सकता। अगर टीसीपी उनको ऑर्डर कर सकता है तो एप्लीकेशन खुद ही ऑर्डर कर सकती, कर ले अगर जरूरत है। फिर आपकी एप्लीकेशन थोड़े बहुत पैकेट गिर जाए तो डजेंट मैटर, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो के कुछ पैकेट गिर गए, फ्लिकर आ जाएगा तो आ जाए ना। कुछ ऑडियो के सिग्नल क्या होगा, आप कहेंगे समझ नहीं आई, दोबारा कह देगा, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन है, आपके लिए उस तरह तो एफिशिएंट है ना, स्मार्ट है कि वही काम आपको करके दे रहा है जो 20 बाइट्स कर रहा है। इसकी ऐसी कम्युनिकेशन के लिए वी मे गो फॉर दी यूडीपी। इज इट क्लियर कामरान? मोहम्मद नूर, नासिर एंड नूर। लेकिन नूर तो शायद यूनिवर्सिटी में था, क्लास के लिए नहीं आया। तो जेंटलमैन, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मिसाल तौर पे आप वॉइस ओवर आईपी कर रहे हो, आप कोई वीडियो कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इस केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी टीसीपी, your devices, your end devices should prefer the UDP। तो यूडीपी, जैसे मैंने पहले कहा, डज नॉट एस्टेब्लिश कनेक्शन, इट इज कनेक्शनलेस। लेकिन फायदा क्या है? लो ओवरहेड, only 8 bytes extra, because it has a small datagram header and no network management traffic। समझ आ गई बात?
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रीसैम्पलिंग क्या है, आपने भेजा पैकेट नंबर डेटाग्राम, वहां पे सेगमेंट 1 था, यहाँ पे हम डेटाग्राम कहते थे, आपको पता है यूडीपी के लिए डेटाग्राम 1 2 3 4 5 6। इस डिवाइस ने, सोर्स ने, ये वही कल वाला डायग्राम है, लेकिन अब हम ये जूम कर रहे हैं कि यहाँ पे टीसीपी की बजाय, ओके, तो हम बात कह रहे थे कि यहां से हमें 6 मिले डेटाग्राम, लेकिन आपको पता है कि ये नेटवर्क, यहाँ तो सिर्फ 5 राउटर दिखाए गए हैं, यहाँ पे 500 राउटर भी हो सकते हैं जिसका ये नेटवर्क है। उनमें से आपकी मशीन, आपके राउटर हो सकता है कि आपके पहले पैकेट को इधर से भेज दें, हो सकता है कि आपके दूसरे पैकेट को, हम ज्यूम करते हैं कि चलें यहाँ पे भी एक पाथ मौजूद है, ये इस पाथ के जरिए भेज दे, तीसरे वाले को हो सकता है कि इस पाथ के जरिए भेज दे। तो डिपेंडिंग अपॉन, ये हो सकता है आप तो ये समझेंगे कि जी ये वाला पाथ लंबा है, यहां से पैकेट लेट पहुंचेगा, हो सकता है इधर से लेट पहुंचे, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसका बैंडविड्थ कम हो सकता है कि ये 10 गीग के लिंक्स हैं, लेकिन ये लेट करो 10 मेगाबिट का लिंक है, तो यहां से पैकेट लेट पहुंचेगा। तो पहला पैकेट जो है, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पहले 1 पहुंचा, फिर 2 पहुंचा, फिर 6 पहुंचा, फिर 5 पहुंचा, 4 पहुंचे सब, और 3 तो नजर ही नहीं आ रहा। तो आपने इसी तरह यूडीपी ने एटलीस्ट इसको ऑर्डर के बगैर ही इस एप्लीकेशन के हवाले कर देना है। मिसाल के तौर पर कि अगर ये डीएनएस की एप्लीकेशन है, ये डीएनएस सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये डीएनएस क्लाइंट है, ये उसी तरह इसको दे देगा, क्योंकि मोस्टली ये ट्रैफिक छोटी होती है, तो एप्लीकेशन के जिम्मे ये डाला जा सकता है कि भाई इसको आप, एप्लीकेशन ही उसको नंबर करें यहां से, क्योंकि टीसीपी नहीं है कि नंबर करेगा। तो अगर यही, क्योंकि टीसीपी में तो बड़े साइज के चांस हैं, तो वहां पे, यहाँ पे स्मॉल कन्वर्सेशन होती है, कोई सेशन ही नहीं है ना। जब एक थ्री वे हैंडशेक से 4 वे टर्मिनेशन तक का जो फिनोमिना है, इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शाबाश, एनीवन? नूर काकड़, मोहम्मद नूर, क्या कहते हैं? आपने यहाँ पे 3 वे हैंडशेक किया, 3 वे हैंडशेक किया तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। आपने 4 वे है या 2 वे 2 टाइम्स किया, 2 वे 2 टाइम्स किया, फिन भेजा, फिन एक, आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। इसके दौरान जितना भी आपने कम्युनिकेशन की, इसे कहते हैं सेशन। क्या कहते हैं? सेशन। तो यहां पे फिर इस सेशन के दरमियान एक या एक से ज्यादा फ्लोज हो सकते हैं, और हर फ्लो में पैकेट्स हो सकते होते हैं, और पैकेट्स में बाइट्स होते हैं। इसलिए अपने पास नोट कर लो, अगर इसको मॉडल करो तो मोस्टली इन 2 लेवल्स पे मॉडलिंग की जाती है। ये बाकियों के लिए नहीं कह रहा इसके, क्योंकि आप मॉडलिंग वगैरह की तरफ नहीं जा रहे, जो मॉडलिंग की तरफ जा रहे हैं उनको बता रहा हूं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस लेवल पे लाना है। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जनाब, अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो एप्लीकेशन से करवाएं, और अगर आप समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन को इतना इससे नहीं है, तो दे दो, कोई मसला नहीं। तो ये कह रहा है कि यूडीपी डज नॉट ट्रैक सीक्वेंस नंबर, है ही नहीं सीक्वेंस नंबर, तो ट्रैक क्या करे? नंबर 2, यूडीपी हैज नो वे टू रीऑर्डर द डाटाग्राम्स। UDP simply reassembles the data in the order in which it is received। जिस ऑर्डर में रिसीव हुआ है, जैसे यहाँ पे 12654, ये 12654 ही इसके हवाले, एप्लीकेशन के हवाले कर देगा। तो चाहे लॉस है चाहे डिसऑर्डर है, कोई रिलायबिलिटी नहीं। क्लियर वाली बात? ओके।
Then UDP server process and requests. UDP based server applications are assigned well-known or registered port numbers. जिस तरह के टीसीपी में भी जो सर्वर की एप्लीकेशन होती है, आपको पता है, या तो उसको वेल नोन पोर्ट में दिया जाता है, या तो उसको वेल नोन पोर्ट दिया जाता है, या उसको रजिस्टर्ड पोर्ट दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको डीएनएस की और डीएचसीपी की एग्जांपल दी, तो आपको पता है कि डीएचसीपी और डीएनएस में सर्वर भी होता है, क्लाइंट भी होता है, सर्वर भी होता है, क्लाइंट भी होता है। तो सर्वर साहब जो हैं वो इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, जबकि क्लाइंट साहब जो हैं वो टेम्पररी पोर्ट चूज करेंगे। क्लियर मेरी बात? तो यही वो कह रहा है कि जनाब आपका सर्वर जो है वो वेल नोन या रजिस्टर्ड पोर्ट इस्तेमाल करेगा। जैसे अभी दो एग्जांपल्स आपके सामने रखी, ठीक है। UDP receives a datagram destined to one of these ports. It forwards to the application, to the appropriate application based upon the port number. अब इसके मुकाबले में डेस्टिनेशन क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट जो है वो टेम्पररी पोर्ट, जिसको एफिमेरल पोर्ट भी कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करेगा। तो यही वो कह रहा है कि जनाब द UDP क्लाइंट प्रोसेसेस डायनेमिकली सेलेक्ट अ पोर्ट। जो क्लाइंट है वो कोई भी डायनेमिकली सिलेक्ट कर लेगा कि इसका एक टेम्पररी पोर्ट को, एक एफिमेरल पोर्ट को, जिनका नंबर 49,152 से लेके 65,535 तक कोई भी हो सकता है, and uses this as the source port of the conversation. The destination port is usually the well-known or registered port numbers. After the client has selected a source and destination port, the same pair of ports are used in the header for all the datagrams in transaction. कुछ बात समझ आई जी रफी? एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ रहा है, लेकिन शायद तो कामरान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लाइबा ने भी ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन इतनी लेट। ओके, सो वी हैव क्लियर, चलें, अच्छी बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ आपका ये चैप्टर क्लास हो गया। तो आपने 11, 12, 13 चैप्टर का टेस्ट, 11, 12, 13 का नहीं, 11, 12 किस किस का लास्ट टाइम एग्जाम कौन सा आपने एक्टिवेट किया हुआ है, जो कि मैंने शायद ITN पे 8, 9, 10 है सर। 8, 9, 10 तो हुआ है, ये लाइबा बता रही है 8, 9, 10। अभी बता देता हूँ जी क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो हम जाना चाहते हैं ITN पे, सर जी 11 to 13 हुआ था, लेकिन मैंने नहीं दिया था, आपको मैसेज किया था 11 to मैंने आपसे 13 पूछा एक्टिवेट भी कर आज, दी मैंने नहीं। मैंने आज से आपसे पूछा भी कौन सा मॉड्यूल, आपने शायद उसका जवाब नहीं दिया, ऐसा ही है ना? आपने सिर्फ कहा मेरा एग्जाम एक्टिवेट कर दो, तो मैंने आपको लिखा विच मॉड्यूल। ये चेक करें। सर आपने पूछा था, जवाब दिया, लेकिन आपने देखा नहीं। अच्छा, नहीं, फिर मैं उसके बाद अब और चीज़ों में बिजी था। मैंने आपसे आपका मैसेज पढ़ के आपको लिखा कि बताएं कौन सा मॉड्यूल की। सिर्फ ये कह देने से दो चीज़ें हमेशा बताया करें। एक, अपना बाज़ औक़ात आपका नंबर हमारे पास सेफ नहीं होता,
सिर्फ ग्रुप में ऐड किया गया होता है, किसी और ने ऐड किया होता है, तो पता ही नहीं चलता किसके क्वेश्चन है। और नंबर टू, यही नहीं पता कि जी आपने सिर्फ कहा एग्जाम एक्टिवेट, तो कौन सा एग्जाम एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तो दोनों इंफॉर्मेशन जरूर पास किया करें। तीसरा, अच्छी बात है कि अपना कोर्स का नाम दी, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, बाजों को सोच पे पड़ जाते हैं कि कौन सा कोर्स की ये रिक्वेस्ट आई है। तो लाइबा ने कितने एग्जाम्स दे दिए हैं, क्योंकि उसने सही बताया कि लास्ट टाइम 8, 9, 10, ये जी, ये है आपका ITN। लास्ट वन लेफ्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपके असेसमेंट्स की तरफ आऊं, असेसमेंट्स में अभी नजर आ जाएगा, इस वक्त आपका ये आपको 4 चैप्टर्स के हो चुके हैं, विच इज, और इस वक्त जो एक्टिव है, जिसकी डेडलाइन 8 अक्टूबर है, वो ये है, कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स, जो कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वो ठीक कह रही है लाइबा, ये 8, 9, 10 है। और आपका आखिरी जो एक्टिवेट हुआ, डेट इज दी एड्रेस, IP एड्रेस एग्जाम। इससे पहले आपको IP का दिया गया, उसके बाद अब आपको ये दिया गया है। तो अगर मैं इसके अलावा इस कोर्स में जाके 14 को देखूं, तो 14 के बाद जब हम 15, जो कि छोटा चैप्टर है, ये कर लेंगे, जो कि अगले वीक हो जाएगा, शायद इसी वीक हो जाए, इसको जब खत्म करेंगे तो आपका एक और एग्जाम आ जाएगा। तो अब आपका कोर्स तकरीबन खत्म होने में है, आपको नजर आ रहा है इसमें 14th हो गया है, बस 15th वो तो इसी वीक में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। तो अगले वीक में हम ये करके आपके कोर्स को खुदा हाफिज कह सकें। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये 11 to 13 पे एक्टिवेट कर दे मेरे लिए। अच्छा जी, ठीक है। 11 से 13 कामरान, 11, 12, 13 कामरान। अच्छा, तो अगर आपका ये 14 चैप्टर खत्म हो गया, 14 चैप्टर खत्म हो गया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय नो, कोई किसी शक के बगैर, आपको पता है कि यू स्टार्टेड विद द फिजिकल लेयर एंड यू वेंट टू द डेटा लिंक लेयर। After this, you in very detail you studied the network layer. After the network layer, today you finish the transport layer. And exactly, अगर आपको समझ आ रही है, तो इसका मतलब ये ग्रीन पार्ट रह गया, which is the application layer, which is chapter number, module number 15. Clear everyone? बात क्लियर है? अगर क्लियर है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें ये छोटा सा चैप्टर चाहिए। ओके, और इस चैप्टर में अगर आप अपनी एप्लीकेशन लेयर के देखना चाहें कि इसमें क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि बेसिकली हम इस मॉडल में और OSI में जो फर्क आपको नजर आता है, कि OSI मॉडल में हम 7 लेयर्स लेके बैठे हुए, which start from the application layer, presentation layer, session layer, then the transport layer, then the network layer, then the data link layer, and finally the physical layer. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों लेयर्स का फंक्शंस, एप्लीकेशन का, प्रेजेंटेशन का और सेशन का, हमारी एक ही लेयर के ऊपर डाल दिया गया, जो कि TCP की एप्लीकेशन लेयर है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि एप्लीकेशन लेयर के क्या फंक्शंस थे, जो कि हमारी यहाँ की एप्लीकेशन लेयर करती है, प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, सेशन का क्या मतलब। उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो 2 किस्म की होती हैं। एक आपको पता है कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड होती हैं,
और दूसरी पीयर टू पीयर होती है, पीयर टू पीयर होती है। क्या मतलब है पीयर टू पीयर का, क्या मतलब है क्लाइंट सर्वर का? क्लाइंट सर्वर का, जैसे अभी आपको बताया कुछ देर पहले, कि जो ही मैंने अपनी ये मशीन खोली तो यहाँ पे एक DHCP क्लाइंट मौजूद था, जिसने यहाँ पे आवाज लगाई कि कोई है DHCP सर्वर। तो इनके दरमियान जो एप्लीकेशन है, दैट इज ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड, यानी कोई रिक्वेस्ट करता है और कोई उसको जवाब देता है। इसी तरह जो ही मैं यहाँ पे कोई URL लिखता हूँ अपने वेब क्लाइंट पे, यानी ब्राउजर पे, तो यहाँ पे एक DNS का क्लाइंट मौजूद है जो कि ये मेरी रिक्वेस्ट DHCP सर्वर के पास भेज देता है। तो अगेन DHCP सर्वर उसको फुलफिल करता है। अगेन ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है? क्लाइंट सर्वर बेस्ड। ठीक है। इसके मुकाबले में बाज केसेस में हम ये नहीं चाहते कि कोई क्लाइंट हो और कोई सर्वर हो, बल्कि जैसे मिसाल इसकी ये लेते हैं कि मोस्टली हम क्लास में जो हमारा बिहेवियर होता है वो ये होता है कि एक तरफ स्टूडेंट होते हैं, दूसरी तरफ टीचर होता है। तो हमेशा स्टूडेंट जो है पूछता है और टीचर उसको आंसर करता है, अगेन समव्हाट लाइक ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ स्टडी करते हो तो नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल रफी ने कहा कि मैं चैप्टर 4 तैयार कर लूंगा और रफी के दोस्त ने कहा कि मैं चैप्टर 5 तैयार कर लूंगा। ये 4 इसको बता देता है और ये 5 इसको बता देता है और यूं दोनों 4 और 5 चैप्टर कवर हो जाते हैं। इस किस्म की एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मुझे नहीं पता कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, कुछ ऐसी एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे आपने अपने नेटवर्क में अपने कंप्यूटर में लेट कर ईम्यूल इंस्टॉल कर लिया। क्या इंस्टॉल कर लिया? ईम्यूल। कभी नाम सुना है? काजा, ईम्यूल, ईडंकी? नहीं। इसका मतलब कि आप नेटवर्क से फाइलें वगैरह डाउनलोड करने के शौकीन नहीं है। तो मोस्टली अगर आप ईम्यूल इंस्टॉल कर लें तो क्या होता है? ओके, अभी बता देते हैं जी। मोहम्मद नूर। होता यह है कि होता यह, चलिए यहां क्लियर करता हूं कि आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, इसमें तो मे बी थाउजेंड्स होंगे, लेकिन हम यहाँ पे आसानी के लिए कह देते हैं कि जी 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर इम्यून इंस्टॉल्ड। अब मिसाल के तौर पे यहाँ नंबर वन जो है वो नंबर वन जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास मैटलैब 2023 है, तो फॉर एग्जांपल वो 2 के पास और 6 के पास है, 2 और 6 के पास है, तो 2 और 6 इसको देना शुरू कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद ये 6, क्योंकि कोई सर्वर तो नहीं है, ये तो आपका लैपटॉप है, तो आप इसको किसी वक्त भी शट डाउन कर सकते हैं। तो लेट करें कि आपने शट डाउन कर दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसको सिर्फ 2 दे रहा होगा। ये हम बंद कर देते हैं कि ये कनेक्शन गिर गया। ठीक है। अब लेकिन इसके पास कुछ पार्ट इसका आ गया है, कुछ पार्ट इसके पास आ गया है इस मैटलैब 2023 का। अब कुछ देर के बाद लेट करें 4 वाले ने भी मांगा कि कोई है जिसके पास मैटलैब 2023 है,
तो 2 के पास भी है, 1 भी कहता है जी मेरे पास है, 1 भी कहता है मेरे पास है, तो 2 इसको भी देना शुरू कर देता है और 1 इसको भी देना शुरू कर देता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि क्या ये 1 क्लाइंट है या सर्वर है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ना ये क्लाइंट है ना सर्वर है, क्योंकि क्लाइंट इसलिए नहीं है, क्लाइंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको दे रहा है, और सर्वर इसलिए नहीं है क्योंकि ये इससे 2 से ले रहा है। तो इस किस्म के मॉडल को क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर मॉडल। क्यों जी? ठीक। तो हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो 2 तरह के मॉडल से एप्लीकेशन लिखी जा सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोनों मॉडल पीयर टू पीयर को भी देखना चाहते हैं, पीयर टू पीयर, और जो एप्लीकेशन इन पीयर टू पीयर उस पर चलती हैं मॉडल पे, हम उस नेटवर्क कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क है। और बाकी जो है मिसाल के तौर पे वेब की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो एक तरफ अपाचे सर्वर, दूसरी तरफ आपका क्रोम का क्लाइंट, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसी तरह ईमेल, आपके पास ईमेल क्लाइंट, और गूगल के पास, जीमेल के पास गूगल का जीमेल का सर्वर, तो अगेन क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसके अलावा फिर हम कुछ आईपी सर्विसेज की बात करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे डीएनएस है, डीएचसीपी है, तो इसकी बात करेंगे। और आखिर में हम इसकी एफटीपी की बात, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो यूं ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बात समझ आ रही? ठीक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो हमने कहा कि हमारा पहला टॉपिक जो है, जो कि एप्लीकेशन लेयर है टीसीपी की मॉडल की, उसमें ओएसआई मॉडल की 3 लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेबिलिटीज मौजूद है। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या काम करता है प्रेजेंटेशन, किस ख्याल से ओएसआई ने अपने लिए रखा था? तो जनाब ये है कि आपने अपने डेटा को फॉर एग्जांपल फॉर्मेट करवाना होता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन इनकोडिंग टेक्निक। तो लाजमी तौर पे वो आप एप्लीकेशन नहीं करती थी, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर करती थी, या आप इसको कंप्रेस करते थे, कंप्रेशन लाते थे। तो दिस इज अगेन समथिंग चेंज इन प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो सच जो काम थे दैट वाज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर। लेकिन अब आप एप्लीकेशन से ये काम लेते हैं, और लाजमी भी नहीं कि आप ये काम, मिसाल तौर पे आप कंप्रेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप डेटा को नॉर्मल भेजना चाहते हैं, ओके, डोंट यूज इट, आपकी मर्जी। तो इसलिए आज से हम बात कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन लेयर, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी टीसीपी की एप्लीकेशन लेयर वो ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स का काम अंजाम देती है, और अपनी एप्लीकेशन अपनी मर्जी के मुताबिक डिसीजन लेती है कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। अब जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जनाब कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है। मैंने बार बार आपको डीएनएस की एग्जांपल दी, मैंने बार बार आपको एचटीटीपी की एग्जांपल दी, यानी वेब की, मैंने बार बार आपको एसएमटीपी ईमेल की दी, मैंने आपको बार बार पॉप की दी, ये पॉप नहीं है पॉप है, अगेन दिस इज यूज फॉर ईमेल। एसएमटीपी एंड पॉप आर यूज फॉर द ईमेल। फिर डीएचसीपी, फिर एफटीपी, फिर आईसीएमपी, आईएम इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ऑल ऑफ देम आर दी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। जैसे हर लेयर का अपना कोई फंक्शन है, और फंक्शन कौन पर, हर लेयर का अपना कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन को जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। कुछ बात समझ आ रही? तो यहाँ पे ये देखिए, ये कह रहा है the upper 3 layers of the OSI model defines functions of the
TCP/IP single layer called the application layer. फिर हमने कहा एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशंस यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड द अंडरलाइंग नेटवर्क। यानी एप्लीकेशन लेयर का काम ये है, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है कि एक तरफ ये एप्लीकेशन लेयर है, एक तरफ आपने एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे रखी होती है हार्ड ड्राइव में, तो ये एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन लेयर के हवाले करती है कि ये लो, and then this application layer is talk to the kernel of the operating system, and then the kernel of the operating system talks to the hardware. बात समझ आ रही है ना? तो यही वो कह रहे थे, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड इंटरफेस, किसके दरमियान में इंटरफेस है? एप्लीकेशन एंड द अंडरलाइंग नेटवर्क, एंड द अंडरलाइंग हार्डवेयर नहीं, अंडरलाइंग नेटवर्क विच कंप्राइजेस सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। ऊपर सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ए हार्डवेयर, तो इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन इट गोज बैक टू द हार्डवेयर which is your NIC card, which comprises the hardware as well as the attachment to the medium. ठीक, तो कहता है some of the most commonly used application layer protocol क्या है, जैसे मैंने आपको अभी साइट पे बताया, it might be HTTP, it might be HTTPS, it might be FTP, it might be TFTP, it might be SFTP, it might be IMAP, it may be SMTP, it may be POP, it may be DNS. So these are some of the well-known application layer protocols, and all of them uses well-known ports. क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम आते हैं जी कि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये क्या करता है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये 3 काम करता है। नंबर 1, फॉर्मेट करता है, फॉर्मेट करता है अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड इनकोडिंग टेक्निक, स्टैंडर्ड इनकोडिंग टेक्निक। ये नहीं है कि तमाम एप्लीकेशन एक ही इनकोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगी। एक खास एप्लीकेशन डिफाइन करती है कि मैंने ये वाली इनकोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है, गुड, करो। नंबर 1। नंबर 2 कंप्रेशन। अगेन एप्लीकेशन की मर्जी है कि वो प्रेजेंटेशन लेयर के, और इसका फायदा क्या हुआ, अगर आप प्रेजेंटेशन लेयर सिर्फ इस्तेमाल करते तो फिर एक ही फॉर्मेटिंग का स्टैंडर्ड होता, एक ही कंप्रेशन का टेक्निक होता। नहीं, अब आपकी एप्लीकेशन की मर्जी है, वो कोई भी कंप्रेशन का टेक्निक वो जिप इस्तेमाल करता है। बल्कि आजकल तो कंप्रेशन के लिए आपको सोर्स इनकोडर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सोर्स इनकोडर, यानी लुकिंग एट द सोर्स एप्लीकेशन, उसके मुताबिक आपको कंप्रेशन करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे, अब आपका ऑडियो है, आपकी वॉइस है, आप इसको जिप करें, जिप क्या करता है? कंप्रेस करता है। अगर मैं रफी से पूछूं कि अगर मैं अपनी वॉइस लूं और उसको जिप कर दूं, और अगर इसका दिल चाहे तो मैटलैब में वॉइस रिकॉर्ड होती है, ये अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करे तो इसकी एक फाइल आ जाएगी इसके पास, और फिर उसको कंप्रेस करें जिप के साथ, WinRAR के साथ। तो अब्दुल्ला क्या एक्सपेक्ट करता है कि इसने रफी ने एक फाइल ली जो कि लेट करें 10 मेगाबाइट की, चले मेगाबाइट की थी। जब इसने जिप किया इसको तो क्या होगा? तो हमें अब्दुल्ला ने बताया कि साइज कम हो जाएगा। क्या ख्याल है जनाब? एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं जी, इसका साइज कम नहीं होगा।
इसमें चली जाएगी। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। लेकिन अब इसका जवाब देने के लिए न पानी हो न चाय हो, तो कैसे जवाब आ सकता है? सवाल की समझ आया? तो क्या इनका सवाल ठीक है? इस पे कभी भी वॉइस जो है कंप्रेस नहीं होगी। अच्छा आज जवाब देता हूँ, वापस आओ। वो कंप्रेस ही नहीं होगी क्योंकि इसमें जो है मैं आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि वॉइस कंप्रेस नहीं होगी। ये कल कल या परसों की क्लास में किसी ने इसकी बात की थी, लेकिन उतनी देर में मैं एक खोल लेता हूं ताकि जब तक ये आए तो कुछ ना कुछ हमारे पास हो। तो चलिए जी उस्मान डार साहब को ले लेते हैं, क्या कहते हैं, हमें क्या पता। तो हम इसको, ये तो डराने वाली चीज आ गई है जी, उस्मान डार नहीं आया। ये बात ये कर रही है जी, ये हमारे खोसा साहब कुछ फरमा रहे हैं, और हम शैला का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जाओ और इसको ये कर दो। ये कहना चाह रही हूँ, ये कह रही हूँ। इवन ये भी कह सकती हैं। ठीक है जी, तो मैं अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो ये है जी क्वेश्चन शैला का। आंसर ये है, देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? आंसर ये है कि यहां कोई कंप्रेशन नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ, सिर्फ ये हुआ कि सिर्फ ये हुआ कि ये है आपका प्लेयर। पहले इस प्लेयर को आप मिसाल के तौर पे एक खास नंबर ऑफ बिट्स या बाइट्स पर यूनिट टाइम दे रही थी। लेट करें नॉर्मल पे इट वाज 1000 बिट्स इन ए सेकेंड, और ये इसको प्ले करके आपको आउटपुट दे रहा था। आपने यहां से इसको 2000 देना शुरू कर दिया, तो ये टक 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 शुरू हो गया। आपने इसको 100 बाइट देना शुरू कर दिया, तो वो हालत हुआ जो कि अभी आपने देखा, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ ये था कि आपने जब 100 बाइट इसको देना शुरू किया, तो जो 15 मिनट की थी फॉर एग्जांपल वीडियो, वो शायद 1 घंटे में खत्म हो। इसका मतलब कोई कंप्रेशन या वो नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपके ने एक फाइल है जो कि 10 मेगाबाइट की है, अगर आप उसको, जैसे अभी हमने वॉइस की एग्जांपल ली, इवन आप ये यूट्यूब से घर जाके आज इस यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड कर लेना, और अगर आपके पास जिप है या विन रार है, तो जिप कर दो या विन रार कर दो इसको। ठीक है, और चेक करो कि इसका साइज पे क्या असर पड़ा।
बात समझ आ रही? क्लियर? रफी, क्या ख्याल है? 10 मेगाबाइट की फाइल है, वीडियो फाइल है, चलें वीडियो फाइल है अभी जो आपने देखी, तो क्या असर पड़ेगा इसमें? तो आपका जवाब है कि कम हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी ये कम, हो सकता है कि ज्यादा ही हो जाए, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के लिए अपना कंप्रेशन टूल है। जिप जो है ये डेटा का रार जिप इस पर्पस के लिए, अगर आपने देखा होगा एमपेग 4, एमपेग 3, अब अगर आप क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन एमपेग 4 का साइज कम होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि आप बीएमपी में भी एक इमेज रख सकते हो, आप जेपैग में भी रख लेते हो। दोनों में फर्क क्या है? ये कंप्रेस करता है। ये अगर फाइल 1 मेगाबाइट की है, ये उसको हो सकता है कि 100 किलो पे ले आए। बात समझ आ रही है ना? तो इसके ये काम है आपके कंप्रेशन टूल का। क्लियर होगी मेरी बात? नहीं, हमने मैटलैब आपकी वॉइस को वो करेगी। वो और मैं बढ़ाया तो वो तो 10 GB का, लेकिन उनको जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये कह रहा ना, वो एज ए डेटा आप उसको, लेकिन अगर आप उसका फॉर्मेट वीडियो का नहीं है, लेकिन अगर किसी फाइल का फॉर्मेट वीडियो का है या ऑडियो का है या स्पीच का है, तो हर एक के लिए अपना कंप्रेशन टूल है। इसलिए हम इसको कोडर नहीं कहते, सोर्स इनकोडर कहते हैं कि दिस इनकोडर शुड बी यूज्ड लुकिंग एट द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। बात क्लियर होगी? तो इसका काम क्या है? प्रेजेंटेशन लेके फॉर्मेट करे अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड, कंप्रेस करे लुकिंग एट दी सोर्स, एंड नंबर थ्री इज दी, अगर जरूरत है तो इनक्रिप्ट करे। ये 3 काम हैं आपके प्रेजेंटेशन लेयर के। अब टीसीपी के केस में आप की मर्जी कि आप कंप्रेशन करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। मिसाल के तौर पे यू वांट टू कंप्रेस इट बाय यूजिंग एमपेग 3 और एमपेग 4, नोबडी स्टॉप्स यू, बट एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं कि मेरी मर्जी तो 4 कर लूं, मेरी मर्जी तो 3 कर लूं, क्योंकि उसको दूसरी तरफ ने उसको डिकोड करना है, उसको डीकंप्रेस करना है। तो अगर यहां एमपेग 4 होगा तो वहां भी एमपेग 4 होगा। बात समझ आ गई? तो ये 3 फंक्शनैलिटीज हैं जो कि ओएसआई के प्रेजेंटेशन लेयर के थे या हैं, लेकिन क्योंकि वो तो कहीं इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो ओएसआई टीसीपी मॉडल ने ये उठाया कि जनाब ये काम करेगा एप्लीकेशन लेयर, और किस तरह करेगा ये एप्लीकेशन पे छोड़ दो। लेकिन ये नहीं कि मर्जी, वंस द एप्लीकेशन चूज दिस, मिसाल के लिए एप्लीकेशन जो है दैट इज यूजिंग फॉर ओनली चैटिंग, तो टेक्स्ट जाएगा, तो जिप विल बी नाइस। ये ऑडियो ले जाएगा, हेलो ले जाएगा, तो देन यू नीड द वोकोडर्स, यू नीड दी वॉइस इनकोडर वोकोडर्स। अगर ये वीडियो ले जाएगा तो वीडियो इनकोडर्स एंड सो ऑन। क्योंकि 1 मिनट से कम है, तो मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन है, कामरान, मोहम्मद नूर, लाइबा, नासिर, तो कर लें। सर ट्रांसपोर्ट लेयर का राउटर के साथ क्या ताल्लुक है?